हेलो फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्ज़ाम में। फ्रेंड, आज मेडावल हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज़ में हम सॉल्व करेंगे लोधी वंश से संबंधित टॉप 15 प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 वंशों ने शासन किया, जिसमें अंतिम वंश है आपका लोधी वंश। ये अंतिम लोधी वंश है और साथ ही साथ ये पहला अफ़गान वंश है, ये भी ध्यान रखिएगा। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अंतिम जो वंश है लोधी वंश, वो पहला अफ़गान वंश है, क्योंकि बाकी जो 4 वंशों ने शासन किया था वो तुर्क थे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो पहला वंश था गुलाम वंश, जिसकी स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था फ्रेंड? मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी वही है जिसने 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया हुआ है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो अन्य वंश थे, गुलाम वंश के बाद आपका खिलजी वंश। खिलजी वंश के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण शासक है अलाउद्दीन खिलजिया, उसकी आर्थिक नीति। उसके बाद जो वंश आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश के अंतर्गत जो मोहम्मद बिन तुगलक है, उसकी प्रशासनिक नीति। इनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न आयोग के द्वारा पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने उन सारे चैप्टर को बहुत ब्रीफ में आपको समझाने की पूरी कोशिश की थी। उम्मीद करती हूँ आपको वो सीरीज़ अच्छी लगी होगी। आज की क्लास में हम दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अंतिम वंश जो है आपका लोधी वंश और पहला अफ़गान वंश है, उससे संबंधित प्रश्न देखेंगे। चूँकि यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न आयोग के द्वारा नहीं पूछे गए हैं, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा है उन्हीं प्रश्नों को मैं आपके सामने लेके आई हूँ। तो एक एक करके हम आज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बाकी क्लास स्टार्ट करूँ उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता रही हूँ कि थोड़ा मेरे आसपास जो है ना कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो उसके थोड़ा अगर आवाज़ आए तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। ठीक है, पूरी चीज़ क्लास पे फोकस करिएगा। जो साउंड्स आ रहे होंगे साइड से उसको थोड़ा इग्नोर करते हुए चलेगा, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, क्लास। आपके एग्ज़ाम सामने है, पूरी तरीके से क्लास पे फोकस करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते आज की क्लास। और आज की क्लास में हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफ़गान मूल के थे? ठीक है, हमने बात अभी आपको बताया कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो वंश थे जिन्होंने शासन किया वो तुर्क थे, और जो पहला जो अफ़गान मूल ने जो शासन किया वो कौन सा वंश था? खिलजी था, तुगलक था, सैयद था, लोधी था। तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लोधी वंश। अभी जस्ट हमने बात किया कि लोधी वंश जो था वो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अंतिम वंश था और इसी के साथ साथ पहला अफ़गान वंश था। क्योंकि आपने पहले ही बात किया था, जब भारत में मुस्लिम आक्रमण होता है तो जो पहला जो सफल मुस्लिम आक्रमण होता है वो 712 में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा होता है। वो एक अरब आक्रमण होता है। मोहम्मद बिन कासिम जिसने सिंध पर आक्रमण किया था, वहाँ का शासक दाहिर को रावर के युद्ध में पराजित किया था 712 में। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद जब महमूद गजनवी आता है तो ये क्या रहते हैं, ये तुर्क रहते हैं। ठीक है, तुर्क रहते हैं। उसके बाद देखा जाए तो फिर तुर्कों के बाद जो शासन कर रहे हैं वो अफ़गान कर रहे हैं, और अफ़गान के अंतर्गत जो वंश बनाया जा रहा है वो कौन सा है आपका? लोधी वंश। लोधी वंश जिसकी स्थापना बहलोल लोधी ने किया था। कब किया था? 1451 में किया था। ठीक है, तो 1451 से लेकर के 1526 इतने समय तक लोधी वंश का शासन रहता है। 1526 फ्रेंड, आगे हम बात करेंगे किस तरीके से आपका बाबर ने भारत पर आक्रमण करता है और लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को पानीपत के युद्ध में पराजित करके दिल्ली सल्तनत को समाप्त करके उसी के स्थान पे मुगल वंश की नींव रखता है, मुगल सत्ता की स्थापना करता है। तो इस तरह से हमने बात किया था। बात करें कि लोधी वंश किस वंश के बाद आया था फ्रेंड, जैसा कि हमने बताया कि पहला वंश था आपका गुलाम वंश, उसके बाद आपका खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश और फिर उसके बाद सैयद वंश। सैयद वंश का एक अंतिम शासक था जिसका नाम था फ्रेंड मोहम्मद शाह था। ये सैयद वंश का अंतिम शासक था और इसका एक वजीर था फ्रेंड जिसका नाम था हमीर खां। ध्यान रखिएगा, हमीर खां महमूद शाह का वजीर था। वजीर फ्रेंड मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को कहते हैं। ठीक है, तो इसका एक वजीर था। तो महमूद शाह का अपने वजीर से यानी कि हमीर खां से काफ़ी मनमुटाव चलता था, झगड़े चलते थे। इसलिए महमूद शाह ने क्या किया, स्वेच्छा से अपनी गद्दी बहलोल लोधी को दे दिया और बहलोल लोधी ने उसके स्थान पे सैयद वंश के स्थान पे लोधी वंश की नींव रखी, लोधी वंश की स्थापना किया। तो ये चीज़ ध्यान रखेगा कि लोधी वंश किस वंश के बाद आता है। सीक्वेंस पूछता है, बार बार मैं कह रही हूँ कि पहले कौन सा वंश था, किस वंश का, उस वंश का अंतिम शासक कौन सा था, किस वंश की स्थापना किस वंश के द्वारा किया गया, कब किया गया, उनका समय काल क्या था, बिल्कुल पूछता है। इसीलिए मैं बार बार इसको अच्छे से आपको बता रही हूँ। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। लोधी वंश का जो था वो सैयद वंश के स्थान पर आया था। सैयद वंश का अंतिम शासक महमूद शाह, जिससे स्वेच्छा से अपनी गद्दी बहलोल लोधी को दे दी और बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते। देखिए आ गया कि दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा सही
एक सही कालानुक्रम है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो लोदी वंश था, लोदी वंश के अंतर्गत जो 3 प्रमुख शासकों ने शासन किया, उनका ये सीक्वेंस पूछा। देखा जाए फ्रेंड, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, अगर ये आपको पता है कि बहलोल, अगर आपको मान लीजिए इनके शासकों के बारे में नहीं पता, तो देखिए एलिमिनेशन कैसे है कि आपको ये पता है कि लोदी वंश की स्थापना अगर बहलोल लोदी ने किया, तो आप पहले ए और बी तो निकाल दीजिए, क्योंकि पहला शासक कौन सा हो जाएगा, बहलोल लोदी हो जाएगा। अगर आपको ये पता है कि जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन है, लोदी वंश, उस वंश का किसने, उस वंश की मतलब समाप्ति किया था किसने, देखा जाए तो पानीपत के युद्ध से जो था इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था, उसके बाद इस वंश की यानी कि इस सल्तनत की ही समाप्ति हो गई थी। तो अगर आपको ये पता है कि इस सल्तनत की समाप्ति किससे हुई थी, इब्राहिम लोदी को समाप्त करने के बाद, यानी कि इब्राहिम लोदी जो था पानीपत के युद्ध में बाबर से पराजित हुआ था। तो देखिए हमें पहला भी मिल गया, ये भी मिल गया, तो यहीं से आपका आंसर निकल जाना चाहिए कि आंसर क्या होना चाहिए, सी है। यानी कि जो पहला वंश है लोदी वंश के अंतर्गत जो प्रथम शासक है बहलोल लोदी, जिसका समय देख लीजिए क्या है 1451 में, तो इसने स्थापना किया था। फिर उसके बाद 1400 लेकर के 1489 तक इसका समय था, ठीक है। फिर उसका सिकंदर लोदी आता है। सिकंदर लोदी जो है उसका समय देख लीजिए क्या है 1489 से लेकर के 1517, ठीक है, 1517। फिर अंतिम जो शासक है इब्राहिम लोदी, जिसको पानीपत के युद्ध में बाबर ने पराजित किया था 1526 में, तो इसका समय क्या हो जाएगा फ्रेंड, 1526, ध्यान रखिएगा। तो इब्राहिम लोदी, और ये एकमात्र दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक है जो युद्ध के मैदान में मारा गया था, कौन, इब्राहिम लोदी। ये भी ध्यान रखिएगा, प्रश्न आया है कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा कौन सा शासक है जो युद्ध के मैदान में मारा गया था, वो है इब्राहिम लोदी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि महाराणा सांगा, ठीक है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था, खतौली के युद्ध में, सारंगपुर के युद्ध में, सिवान के युद्ध में, खानवा के युद्ध में। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये वही महाराणा सांगा हैं जिन्होंने बाबर को, अब जब हम आगे चलेंगे और अब तो मुगल काल की क्लास स्टार्ट जल्दी होने वाली है, इन्होंने बाबर को खानवा के युद्ध में पराजित किया था। और फ्रेंड ये इतने शक्तिशाली थे कि बाबर को इनको पराजित करने के लिए पहली बार जिस युद्ध में उसने जिहाद का नारा दिया था वो खानवा का युद्ध था। जिहाद का नारा दिया था, इसी के साथ उसने कहा था इस्लाम खतरे में। इतने ये शक्तिशाली थे कि कहा ऐसा जाता है कि जब ये युद्ध के मैदान में आए तो बाबर की सेना एक बार डर गई, कि बाबर की सेना डर गई, तो बाबर को अपनी सेनाओं को एक तरीके से उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए उसने जिहाद का नारा दिया था और कहा था कि इस्लाम खतरे में। क्यों कहा था, क्योंकि वो गैर मुस्लिम की धरती पे था। गैर मुस्लिम की धरती पर अगर वो पराजित हो जाए, इस्लाम का एक तरीके से स्थापना ही नहीं हो पाती, इसलिए उसने अपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया था। और सोचिए एकमात्र जिहाद के नारे से उसके सैनिक जो है ना लड़ गए और खानवा के युद्ध में पराजित हुआ था राणा सांगा जी। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इब्राहिम लोदी जो जिस युद्ध में महाराणा सांगा से पराजित होता है वो युद्ध है खतौली का युद्ध, ठीक है। इसको फ्रेंड अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसे अगर घाटोली भी आ जाए ना तो ध्यान रखिएगा वो भी सही है, घाटोली का युद्ध भी इसको कहते हैं। ये हुआ था 1518 में हुआ था, ठीक है। और एक्चुअली दोनों ही अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। इधर से देखा जाए तो महाराणा जो सांगा है उन्होंने आपका आगे जो जिस तरह का जैसे चंदेरी को इन्होंने अधिकार कर लिया, चंदेरी को अधिकार करते करते ये मालवा के क्षेत्र में बढ़े, तो मालवा के क्षेत्र पे इब्राहिम लोदी भी अपना अधिकार करना चाहता था और महाराणा सांगा भी अपना अधिकार करना चाहते थे। इसी के बीच में, इसी के कारण लोगों के बीच खतौली का युद्ध हुआ 1518 में, और खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित होता है महाराणा सांगा से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में है कि किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय दिया जाता है। आगरा शहर को किसने बनाया था फ्रेंड, किसने बसाया था और फिर उसके बाद उसको अपनी राजधानी बनाया था, किसने किया था, इल्तुतमिश ने, इब्राहिम लोदी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, सिकंदर लोदी ने। ये देखिए बड़ा प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार यूपीपीसीएस मेंस 2008 में भी आया, 2011 में भी आया। तो बताइए हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड सिकंदर लोदी, ठीक है। सिकंदर लोदी ने देखा जाए तो 1504 में पूछता है प्रश्न, डेट ध्यान रखिएगा, 1504 में इसने आगरा शहर की नींव रखी यमुना नदी के किनारे, और 1506 में इसको अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। 1506 में कारण क्या था आगरा नगर को बसाने का, ये जो राजस्थान के जो शासक थे और खासकर व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण करने के लिए इसने आगरा शहर की नींव रखी। तो आपका आंसर क्या हो जाना था, सिकंदर लोदी। और फ्रेंड देखिए इसने अभी तक हम क्या देख रहे हैं कि दिल्ली जो है इनकी अभी तक राजधानी हुआ करती थी। देखिए जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई तो जो पहला वंश था गुलाम वंश का जो शासक था जिससे स्थापना किया था
वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी फ्रेंड? लाहौर को। देखिए ये सब पूछ सकता है, जो मैं आपको बता रही हूँ ध्यान रखिएगा। पहली राजधानी लाहौर को राजधानी बनाई थी। फिर उस वंश का जो दूसरा शासक आता है इल्तुतमिश, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद रहता है और साथ ही साथ उसका गुलाम रहता है। इल्तुतमिश को फ्रेंड क्या कहते हैं? गुलामों का गुलाम। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से क्या किया था? दिल्ली हस्तांतरित किया था। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? दिल्ली का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। उसके बाद चलते चला जाता है, आगे चलता है। जब मोहम्मद बिन तुगलक आता है, तुगलक वंश का शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी परिवर्तन किया था 1327 में। कहाँ किया था? दिल्ली से दौलताबाद, जो देवगिरी है, देवगिरी को दौलताबाद उसने नाम रखा था। तो दिल्ली से देखा जाए, फिर दिल्ली आता है, फिर दिल्ली से फ्रेंड कहाँ जाएंगे? दौलताबाद। ध्यान रखिएगा, दौलताबाद। फिर पुनः उसने अपनी राजधानी 1329 में दिल्ली लेके आ गया था। ठीक है, तब तक राजधानी थी। फिर सिकंदर लोदी आता है। सिकंदर लोदी जो है वो आगरे की स्थापना करता है। 1506 में दिल्ली पुनः क्या होता है? हस्तांतरित की जाती है। दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली से कहाँ? आगरा। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा कैसे कैसे सीक्वेंस की। लाहौर से फिर दिल्ली से दौलताबाद, पुनः दौलताबाद से दिल्ली, फिर दिल्ली से आगरा। ऐसे प्रश्न आते हैं फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। फिरोज शाह तुगलक ने कौन कौन से नगरों की स्थापना किया था? चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में, जल्दी से बताइए। कमेंट बॉक्स में मैं आंसर देख रही हूँ आप लोग का। निम्नलिखित में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना किया? गुलरुखी कौन सा शासक था जो कविताओं का बड़ा शौकीन था? खुद विद्वान था, विद्वानों का संरक्षक था। कहा जाता है गीत गाता था, संगीत में उसकी बहुत रुचि रहा करती थी। और यही कारण है कि उसकी गले, और कहा जाता है ये जो शासक था उसको गले की बीमारी के कारण ही उसकी मृत्यु भी हो गई थी। चलिए बताइए, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। तो फ्रेंड हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सिकंदर लोदी। ठीक है, सिकंदर लोदी जो है वो काफ़ी ज़्यादा संगीत प्रेमी कर रहा था। संगीत से इसको बहुत प्रेम रहता है। गीत लिखता है, कविताएं लिखता है, और ये कविता लिखता है जिसका नाम है, फारसी में कविताएं लिखता था। फारसी में, ये भी ध्यान रखिएगा, फारसी में जो कविताएं लिखता था उसको गुलरुखी के नाम से लिखता था। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ देखिए, फिरोज शाह तुगलक का भी नाम बताइए। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी फ्रेंड। उस आत्मकथा का नाम क्या है? फुतुहाते फिरोज शाही। ध्यान रखिएगा, ये किसकी आत्मकथा है? फिरोज शाही। ये सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ आपको, लेकिन फिर भी रिवीजन करवा रही हूँ। आते हैं प्रश्न। ठीक है, तो सिकंदर लोदी ने फारसी भाषा में जिन कविताओं को लिखा उसको किन नामों से लिखता था? गुलरुखी नाम से लिखता था। और जो फिरोज शाह तुगलक अपनी जो आत्मकथा लिखा था उसका क्या नाम था? फुतुहाते फिरोज शाही। और फ्रेंड जो सिकंदर लोदी की मृत्यु भी कहा जाता है ना, गले की बीमारी से हुई थी। ऐसे याद कर लो कि कौन सा संगीत जो गले की बीमारी यानी गले से गाया जाता है, तो ऐसे याद कर लो 1517 में। और ये भी प्रश्न आता है, जैसे पूछा जाता है ना, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक है, वो घोड़े से गिर करके मरा था। आप ठीक है, पोलो खेल रहा था, घोड़े से गिर करके मर गया था। अब जब आगे पढ़ेंगे आप हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे तो देखिएगा वो पुस्तकालय की सीढ़ियों से, ठीक है, लाइब्रेरी से वो जो सीढ़ियों से गिर करके मर गया था। तो ये भी पूछ सकता है कि कौन सा शासक था दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो गले की बीमारी के कारण मरा था? वो था आपका सिकंदर लोदी। ठीक है, वही सिकंदर लोदी जो फारसी भाषा में गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्य के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? देखिए, अन्य के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है। देखिए, एलिमिनेशन मेथड लगाइए। अगर आपने पढ़ा तो अलाउद्दीन खिलजी को हटा दो, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने तो सबसे ज़्यादा कर लगाया था। ये अपने समय में 50% करों को लगाया था, समझे, बहुत ज़्यादा ये कर लिया करता था, तो 50% लगाया था कर। तो देखिए, अगर हम आंसर पे चले तो एक आंसर निकल गया, आपको 3 में से देखना है, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। तो आंसर क्या है? सिकंदर लोदी। ठीक है, सिकंदर लोदी ने अन्य के ऊपर से कर समाप्त कर दिया था। देखा जाए इसके समय में तो इसने कृषि और व्यापार के क्षेत्र में उनकी उन्नति के लिए इसने बहुत सारे कार्य किए थे, जिसके अंतर्गत कृषि की उन्नति के लिए इसने अन्य के ऊपर से कर को समाप्त कर दिया था। और इसी के साथ साथ इसने भूमि मापन के लिए एक समान गज का इसने क्या किया था? प्रचलन चलाया था। एक समान गज का प्रचलन चलाया था, जिसका नाम क्या है? पूछता है, गज-ए-सिकंदरी। गज-ए-सिकंदरी। इसी का आगे फ्रेंड देखेंगे ना, जब हम पढ़ेंगे, शेरशाह सूरी भी इसका इस्तेमाल करेगा, इसके गज-ए-सिकंदरी का। आगे जाके अकबर भी इसके गज-ए-सिकंदरी का इस्तेमाल करता है, उपयोग करता है, बहुत इंपॉर्टेंट इसका रहता है। तो फिरोज जो सिकंदर लोदी जो है, इसने गज-ए-सिकंदरी जो था एक इकाई का इसने बनवाया था, एक समान जो था गज का प्रचलन इसने चलाया था। तो इसने कृषि कार्य के लिए, व्यापार के क्षेत्र के उनकी उन्नति के लिए बहुत सारे कार्य किए थे। कहा जाता है सिकंदर लोदी बहुत ही खूबसूरत भी था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। और ये काफ़ी ना
जिस तरीके से जब बहलोल लोदी आता है तो वो तो समान नीति चलता है, समान नीति, समानता की नीति। पता है कैसे कि मतलब जो सरदार थे, जो तुर्क अमीर रहा करते थे, जो अफगान अमीर, उनको समानता को लेकर चलता था। यानी कि ऐसा कहा जाता था कि जब वो सरदार जो दरबार में थे वो जब खड़े होते थे तो बहलोल लोदी भी खड़ा हो जाता था। कहा जाता है वो नीचे बैठता था, गलेची पे बैठता था, इस तरीके के कहा जाता था इसका प्रशासन रहता। लेकिन जब सिकंदर लोदी आता है तो इन तुर्क अमीरों को, इन अफगान अमीरों को उनको नियंत्रित करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कठोर नीतियाँ अपनाता है। तो इसके बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना कुछ चीज़ें, बाकी तो मैंने बता दिया, उतना सफिशिएंट है। चलिए आइए अमीर खुसरो के बारे में पढ़ते हैं कि निम्नलिखित कृतियों में से कौन एक अमीर खुसरो की रचना नहीं है। अमीर खुसरो के बारे में हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पढ़ा है, आइए एक बार फिर से देख लेते हैं कि अमीर खुसरो की रचना कौन सी नहीं है। एजाज ए सुखरवी, जबान ए हिंदवी, खजाइन उल फुतहू, तारीख अलाई, फतवा ए जहांदारी। ठीक है, तो बताइए कौन सा नहीं है। फ्रेंड ये डी है, जो फतवा ए जहांदारी है वो अमीर खुसरो की नहीं है बल्कि ये जियासुद्दीन बर्नी की है। ठीक है, बर्नी के द्वारा फतवा ए जहांदारी लिखा गया था। बाकी देखा जाए तो एजाज ए खुसरवी, जबान ए हिंदवी, खजाइन उल फुतू या तारीख़ अलाई, ये जो खजाइन उल फुतू है और तारीख़ अलाई है फ्रेंड, ये दोनों एक ही है। अगर अमीर खुसरो के बारे में फ्रेंड बात करें तो इसका जो जन्म हुआ था कहाँ पे हुआ था, उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले में जो पटियाली नामक स्थान पे इसका जन्म हुआ था। और ये दिल्ली सल्तनत का पहला इतिहासकार है जिसका जन्म कहाँ हुआ था, भारत में हुआ था। अगर पूछ रहे कि कौन सा इतिहासकार दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कौन सा पहला इतिहासकार है जिसका जन्म जो हुआ था वो भारत में हुआ था, तो वो कौन सा है आपका, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो मैंने आपको बताया था चिश्ती संप्रदाय के अंतर्गत जो संत थे निज़ामुद्दीन औलिया का ये शिष्य थे और इनको बहुत ज़्यादा निज़ामुद्दीन औलिया से लगाव था। और मैंने ये भी बताया था जब निज़ामुद्दीन औलिया की मृत्यु होती है, ठीक इनकी खबर सुन के इनकी भी मृत्यु हो जाती है, तो निज़ामुद्दीन औलिया के कब्र के बगल में यानी कि मकबरे के बगल में ही अमीर खुसरो का भी मकबरा बनाया गया है। इनके बारे में बात करें तो ये खड़ी बोली के जनक जाने जाते हैं और इसी के साथ साथ इन्होंने बलबन से लेकर के गयासुद्दीन तुगलक तक के जो सुल्तानों का काल देखा। माना जाता है 8 सुल्तानों के काल को इन्होंने देखा था और इनको जो ख्याति प्राप्त हुई थी फ्रेंड वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में प्राप्त हुआ था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ये उनके राजकीय जो कवि हुआ करते थे, रचनाकार हुआ करते थे, किसके, अलाउद्दीन खिलजी के समय में। ठीक है, और इनको क्या कहा जाता है, तोता ए हिंद, क्योंकि इन्होंने भारत की तारीफ़ की थी। और मुझे ये बताइए किस रचना के कारण इनको तोतिए हिंद या तूतिया हिंद कहा जाता है, भारत का तोता कहा जाता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए, मैं भी देखूँगी कितना आप लोग अच्छे से क्लास करते हो, कितनी चीज़ें आप अच्छे से समझते हो। बताओ किस रचना के लिए इनको तूतिए हिंद कहा गया था, क्योंकि उस रचना में इन्होंने भारत की तारीफ़ की थी। ठीक है, और इनको तुर्कला, ठीक है, तुर्कला भी कहा जाता है, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, तुर्कला भी कहा जाता है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। ठीक है, जवाने हिंद फ्रेंड जो है वो प्रथम रचना थी इनकी, ये भी ध्यान रखिएगा। ये जो आप ये देख रहे हैं जवान ए हिंद जो है वो अमीर खुसरो की प्रथम रचना है। ठीक है, अमीर खुसरो की प्रथम रचना जवान ए हिंद। और खजाइन उल फुतह जिसे हम तारीख़ अलाई भी कहते हैं, उसमें फ्रेंड पहली बार जो है ना वो शतरंज खेल का उल्लेख मिला है। सॉरी, ये पूछ सकता है कि अमीर खुसरो की किस रचना में शतरंज खेल का उल्लेख मिला है, तो वो मिला है हमें खजाइन उल फुतह। और बाकी हमने तो देखा तुगलक वंश के बारे में हमें काफ़ी ज़्यादा जानकारी खजाइन उल फुतह देता है। तो इस तरीके से हमने अमीर खुसरो से संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी देखी। बाकी फतवा ए जहांदारी जो लिखी गई थी किसके द्वारा लिखी गई थी, आपके बर्नी के द्वारा। ठीक है, जियासुद्दीन बर्नी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न भी चलते हैं। फिर उन्हीं के रचना से संबंधित आया है कि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किन पुस्तकों के रचयिता थे। अमीर खुसरो ने किन किन पुस्तकों की रचना की, यहाँ पे ये पूछा है। तो देखिए भाई काफ़ी ज़्यादा, ये तो नाम में ही इतना वो है कि पढ़ते ही नहीं बने कि आसिका, किरानु सादेन, खजाइन उल फुतह। फ्रेंड यही हमारा आंसर है अगर देखा जाए तो। इस ज़्यादा हम आगे नहीं पढ़ते। जो आसिका हो गया, आपका किरानु सदैन, खजाइन उल फुतह जो है ये आपके अमीर खुसरो की रचना है। बाकी अमीर खुसरो से संबंधित जितने भी चीज़ें थी हम लोगों ने देख लिया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं कि 9 मुसलमान निम्नलिखित में से कौन थे। 9 मुसलमान कौन थे फ्रेंड, दिल्ली के पास बसे मंगोलों के वंशज जिन्होंने इस्लाम स्वीकार किया था, या फिर इस्लाम स्वीकार करने वाले हिंदू, या फिर खिलजी सुल्तान, या फिर इलबरी सुल्तान। इलबरी सुल्तान किसको कहते हैं फ्रेंड,
हमने बताया था ना, इल्तुतमिश जो था वो इलबरी सुल्तान था, इसीलिए जब इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है गुलाम वंश के अंतर्गत, तो गुलाम वंश के अंतर्गत 3 वंश शासन करते हैं। एक तो आपका कुतुबी वंश था, फिर उसके बाद इलबरी वंश था, और फिर उसके बाद कौन सा वंश आया था, बलवनी वंश। ठीक है, बलवन वंश जो था उसी को बलवनी वंश कहा गया था, या फिर द्वितीय इलबरी वंश कहा गया था, क्योंकि तुर्कों के भी अंतर्गत कई शाखाएं थी। तो ये इलबरी तुर्क था कौन, इल्तुतमिश था, तो ये तो हटा दो आप। ठीक है, तो आंसर देखिए क्या हो जाएगा, 9 मुसलमानों का जो 9 मुसलमान कहा गया वो दिल्ली के पास बसे मंगोल थे, मंगोल के वंशज जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था। फ्रेंड हमने बताया था ना कि बहुत सारे मंगोलों का आक्रमण तो लगातार भारत में हो रहा था। ग्यासुद्दीन तुगलक के समय बहुत सारे मंगोल आक्रमण हुए, सबसे ज़्यादा आक्रमण तो आप देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के भी समय में। और जब आपका लोधी वंश बहलोल लोधी आता है तो उसके भी समय में देखा जाए बहुत सारे आक्रमण होते। और ग्यासुद्दीन तुगलक, और मैंने ये बताया था ग्यासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के समय में उत्तरी पश्चिमी सीमा पे एक सैनिक के रूप में कार्य करता था, सेना नायक था। तो उसके समय में बहुत सारे उसने मंगोलों को क्या किया था, पराजित किया था। फिर जब वो दिल्ली सुल्तनत के अंतर्गत जब तुगलक वंश की स्थापना करता है तो उस समय भी बहुत सारे जो है तो मंगोलों के आक्रमण होते, परंतु वो बहुत उदारवादी शासक बनता है, इसने बहुत सारे मंगोलों को क्षमा कर दिया था, उनको माफ़ कर दिया था। तो ये जो ये जो मंगोल थे ना, तब बहुत सारे उसी के समय में भारत में रह जाते हैं और भारत में फिर इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं, दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्र में ये निवास करने लगते हैं। और इन्हीं को क्या कहा गया था, 9 मुसलमान। तो ये 9 मुसलमान कौन है, वो मंगोल जो भारत में आक्रमण करने के दौरान भारत में आके बस गए और फिर उसके बाद उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया। तो ये कौन से थे, 9 मुसलमान। अभी देखिए खिज्र खान जिसने सैयद वंश की स्थापना किया था, खिज्र खान वो भी किसके साथ आया था, 1398 में जब तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। तो तैमूर लंग जब वापस जाता है तो उत्तर पश्चिमी सीमा पे जैसे दीपालपुर हो गया, पंजाब वाले क्षेत्र का, खिज्र खां को क्या बना के जाता है, अपना सूबेदार बना के जाता है, मतलब उस क्षेत्र का उसको गवर्नर नियुक्त करके जाता है। फिर उसके बाद देखेंगे खिज्र खां कितना शक्तिशाली हो जाता है और आगे जाकर के तो उसने एक वंश की स्थापना कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें थी, ये भी क्या था, एक आपका देखें तो मंगोल ही था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि दिल्ली सल्तनत में किस्मत एक होती क्या है। बहुत अच्छी चीज़ है, चूँकि ये आगे हम जब दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, उनकी आर्थिक नीतियों के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे भी ये टर्म आएगा। लेकिन यहीं पे देख लेते हैं कि किस्मत एक होती क्या है। गाँव के मुखिया को राज्य की ओर से दिया गया नगद भुगतान, खोद को आवंटित गांव के मुखिया द्वारा किसानों से एकत्र किया गया एक छोटा सा उपकर, खोतों एवं मुकदमों द्वारा जोती गई भूमि पर निर्धारित राजस्व। तो बताइए क्या हो गया फ्रेंड, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो गया ये जो उपकर होता था ना, जो गांव के मुखिया द्वारा किसानों से एकत्र किया गया जो एक छोटा सा उपकर होता था। फ्रेंड इनके बारे में अगर बात करें तो इनके आपका जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत देखा जाए तो जो ये मुकद्दम होते थे ना, मुकद्दम क्या होते थे, गांव के मुखिया होते थे। देखिए 3 ऐसे पद हुआ करते थे जो गांव से राजस्व एकत्रित किया करते थे। एक तो आपका नाम है मुकद्दम, ठीक है, मुकद्दम हो गया, मुकद्दम जो कि गांव का मुखिया हुआ करता था, और एक दूसरा हो गया खुद। ठीक है, ये क्या करता था, गांव का जो राजस्व वसूल करने का कार्य करता था या राजस्व एकत्र करने वाला अधिकारी जो होता था वो खुद होता था। और तीसरा देखिए चौधरी होता था। चौधरी जो होता था ना फ्रेंड, वो परगने का प्रमुख होता था, या फिर परगना फ्रेंड प्रांतों के नीचे आते थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं बताई, जैसे राज्य होता था, राज्य के नीचे प्रांत होते थे, प्रांत के नीचे परगने होते थे, तो परगना कह लीजिए, या फिर 100 गाँव का जो प्रमुख होता था उसको चौधरी कहा जाता था। तो ये क्या होते थे, मध्यस्थों का काम करते थे। एक तरीके से ये गाँव से कर को वसूल करते थे, फिर राज्य को देते थे, तो ये मध्यस्थ होते थे। तो ये जो मुकद्दम हो गए, खुद हो गए, चौधरी हो गए, ये वर्ग जो ये मध्यस्थ वर्ग क्या करते थे, किसानों से उपज का जो भाग लेते थे, ठीक है, वो क्या होता था, किस्मत एक होती थी। ठीक है, एक अलग से ये कुछ भाग लिया करते थे। जबकि इनको देखा जाए तो हक में एक होती इनको मिलता था। हक में एक होती क्या है फ्रेंड, हक में एक होती जो होता था वो इन अधिकारियों को राज्य की ओर से एक तरीके से वेतन दिया जाता था, वो पारिश्रमिक दिया जाता था। क्यों दिया जाता था, ये जो वसूली करते थे, ये जो किसानों से वसूली कार्य करते थे, उस कार्य के बदले जो राज्य की ओर से इन मध्यस्थों को, यानी कि इन मुकद्दम, खुतों और चौधरियों को जो राज्य की तरफ से जो वेतन दिया जाता था उसको हक में खोती कहा जाता था। इस वेतन के भी अलावा जो ये गाँव से क्या करते थे, एक अलग से कर लिया करते थे, उपकर लिया करते थे, उसी को क्या कहा गया है,
किस्मत एक खोती कहा गया है। ठीक है, अभी भी देखो ऐसा करते हैं लोग, मीडिएटर जो होते हैं ना घूस टाइप का खाते हैं, उसी टाइप का था ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इत्तलाक। इत्तलाक देखिए क्या है भाई। इत्तलाक एक प्रकार का हुंडी जिसकी सहायता से राजकीय सिपाही राज्य के राजस्व अधिकारियों से अपना वेतन प्राप्त करने में सामर्थ्य था कि प्रथा किसने चलाई। एक तरीके से फिर एक हुंडी था, यानी कि एक कागज़ होता था, उस कागज़ को जब आप दिखाएंगे तभी आपको वेतन मिलेगा। तो ये वेतन जो था को ये प्रचलन, जो ये प्रथा चलाई गई थी, किस शासक ने चलाई थी बताइए? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन ने या फिर फिरोज शाह तुगलक ने? तो बताइए किसने चलाई थी ये प्रथा? जो फ्रेंड चलाई थी वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा चलाई गई थी इत्तलाक की प्रथा, यानी कि आपको एक हुंडी दिया जाएगा। जब तक आप वो हुंडी नहीं दिखाओगे तब तक आपको जो है आपका वेतन, आपकी जो तनख्वाह है वो नहीं दी जाएगी। तो ये जो इत्तलाक की जो प्रथा चलाई गई थी वो आपकी फिरोज शाह तुगलक से द्वारा चलाई गई थी। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि दिल्ली सल्तनत के किन दो इतिहास लिखने वालों के ऐतिहासिक कार्यों का नाम तारीख़ फिरोज शाही है। मतलब किस दो इतिहासकारों ने ऐसी रचना किया कि दोनों ही इतिहासकारों की जो रचना का नाम है वो नाम है तारीख़ फिरोज शाही। किसने? अमीर खुसरो ने, जियाउद्दीन बर्नी ने, शम्स-ए सिराज आफिक ने या फिर मिनहाज उस सिराज ने? तो देखा जाए ये जो हमारा आंसर फ्रेंड हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, यानी कि जियाउद्दीन बर्नी और आपका शम्स-ए सिराज आफिक की रचनाओं को क्या कहा गया है? इनके ऐतिहासिक कार्यों को क्या इन्होंने जो नाम दिया गया है वो है तारीख़ फिरोज शाही। ठीक है, तारीख़ फिरोज शाही। बर्नी की बात करें फ्रेंड तो ये पहला इतिहासकार है जिसने अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था और साथ ही साथ मोहम्मद बिन तुगलक की जो प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख जो है वो तारीख़ फिरोज शाही में किया था। हमने बताया था ना, तारीख़ फिरोज शाही से हमें खिलजी वंश के बारे में, हमें तुगलक वंश के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलती है। तो हमने ये भी बताया कि अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार नीति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मोहम्मद बिन तुगलक की जो प्रशासनिक नीति, क्योंकि उसको लेकर के काफ़ी उसकी आलोचनाएँ हुई हैं, तो इस कारण से इन सब के बारे में जो हमें आज जानकारी मिलती है वो जियाउद्दीन बर्नी के फिरोज शाही से, तारीख़ फिरोज शाही से मिलती है। ठीक है, और बात करें इनकी तो शम्स-ए सिराज आफिक की बात करें तो इन्होंने जो अपनी रचना किया था तारीख़ फिरोज शाही की, वो देखा जाए तो तुगलक वंश का अंतिम शासक है जिसका नाम है नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, इसी के समय में नसरुद्दीन महमूद के ही समय में 1398 में मंगोलों यानी कि जो आपका तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था, इसी के समय में जो शम्स-ए सिराज आफिक ने इन्होंने अपनी रचना की थी तारीख़ फिरोज शाही। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी आपने अमीर खुसरो के बारे में काफ़ी ज़्यादा जान लिया। थोड़ा सा मिनहाज उस सिराज है, इनके बारे में अगर जाना जाए तो मिनहाज उस सिराज जिन्होंने तबकात नासिरी की रचना किया था फारसी में। ठीक है, तबकात नासिरी, ध्यान रखिएगा, तबकात नासिरी। ठीक है, नासिरी की रचना इन्होंने फारसी में किया था, इसकी रचना। और ये दिल्ली सल्तनत का जो प्रथम जो हमें क्रमबद्ध इतिहास मिलता है वो तबकात नासिरी से मिलता है। तो प्रश्न आ सकता है कि किस रचना से हमें दिल्ली सल्तनत के इतिहास का क्रमबद्ध वर्णन, यानी कि एक लगातार वर्णन जो हमें मिलता है वो हमें तबकात नासिरी से मिलता है, जिसकी रचना मिनहाज उस सिराज ने की थी। किसमें किया था? फारसी में किया था। और इसको देखिए फ्रेंड, इंग्लिश में जिसने ट्रांसलेट किया था उसका नाम देख लीजिए, H.G. ठीक है, रेवर्टी। ये भी ध्यान रखिएगा, रेवर्टी जो था इन्होंने अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया था। तो ये भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए इतना आपने जान लिया, आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन या विवरण दिया? किसने दिया? अमीर खुसरो ने, फरिश्ता ने, इब्न बतूता ने, जियाउद्दीन बर्नी ने? तो फ्रेंड हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इब्न बतूता। इब्न बतूता ने अरबी भाषा में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है रेहला। ठीक है, इसको हम सफ़रनामा भी कहते हैं। रेहला का मतलब होता है सफ़रनामा, क्योंकि ये पूरा सफ़र किया था और उस सफ़र के दौरान इसने जो जो देखा उस सब को एक जगह एक बुक में इसने संकलित किया और उस बुक का नाम इसने रेहला रखा, जो कि एक अरबी भाषा में लिखा गया था। और ये इब्न बतूता एक मोरक्को का यात्री था जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, और इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी नियुक्त किया था और इसको चीन का दूध भी बना के भेजा था। ये सारी चीज़ें पूछता है फ्रेंड, तो इसने किया था। और इसके समय में चूँकि रेहला में इसने देखा जाए तो बहुत सारी इसने बातें लिखी, जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक के चरित्र के बारे में इसने लिखा था, साथ ही साथ इसने तत्कालीन समाज के बारे में, उस समय की आर्थिक व्यवस्था के बारे में, उस समय न्याय व्यवस्था के बारे में, सैनिक प्रणाली और साथ ही साथ डाक व्यवस्था के बारे में इसने अपनी पुस्तक में रचना किया था। ये सारी चीज़ों की व्याख्या किया था। और साथ ही साथ इसने जो है इसने दिल्ली को इस्लामी दुनिया के पूर्वी हिस्से का सबसे बड़ा नगर एवं संसार की सबसे बड़ी
व्यापार मंडी भी कहा था। किसने कहा था? इब्न बतूता ने, ठीक है, दिल्ली को कहा था कि ये संसार की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी है और साथ ही साथ ये इस्लामी दुनिया का पूर्वी हिस्से का सबसे बड़ा नगर भी है, इब्न बतूता ने कहा था। कई जगहों पे अगर आंसर फ्रेंड कई जगहों पे ये लिख दिया है कि डाक व्यवस्था के बारे में ज़ियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था। चूँकि मैंने बहुत जगह देखने की भी कोशिश किया, मुझे तो कहीं नहीं दिखा था। हाँ, इब्न बतूता की पुस्तकों को मैंने देखा था, उनकी बुक को देखा था जिसमें इन्होंने डाक व्यवस्था का प्रचलन लिखा है। तो कई जगह पर आंसर जो है बर्नी दे दिया है, लेकिन वैसे इसका आंसर इब्न बतूता की पुस्तक रिहेला में ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। फ्रेंड एक तरफ यहाँ पे रचनाकार है, दूसरा उनकी रचनाएं जो थी उसे हमें देखना है। देखिए अभी जस्ट हमने बात किया कि इब्न बतूता ने रिहला लिखा था, अरबी भाषा में लिखा था, जिसका मतलब है सफ़रनामा। तो चलिए एलिमिनेट कर लेते हैं यहाँ से आंसर। चलिए हमारा ए तो निकल गया, बी भी निकल गया। ठीक है, सी और डी है। अल-बर्नी, फ्रेंड अल-बर्नी गजनी के साथ भारत में आया था, जिसने कौन सी पुस्तक लिखी थी फ्रेंड? किताब अल हिंद। ठीक है, किताब अल हिंद, जिसको हम तहकीके अल हिंद भी कहते हैं। इसने भारत में जितनी चीज़ों को देखा उसको, यानी कि इसने तहकीके अल हिंद कहने का कारण ये था, इससे तहकीक करता है, भारत की संस्कृति के बारे में जानता है, भारत के ज्ञान के बारे में जानता है। लेकिन यहाँ के भारतीयों को इसने क्या कहा था? कूप मंडूप कहा था। लेकिन इसी के साथ साथ इसने भारत की ज्योतिषी की जो ज्ञान है उसकी बहुत तारीफ इसने की थी अल-बर्नी ने। इसने संस्कृत सीखा था, वाराणसी में रहा था, इसने संस्कृत लिखा था। और पुराणों का अध्ययन करने वाला जो प्रथम इतिहासकार है वो अल-बर्नी ही है, जिसने पुराणों का अध्ययन किया। यहाँ के बहुत सारी चीज़ों को इसने अरब देश में ले गया। यहीं अरब देश से फिर देखा जाए भारत की जो शिक्षाएं, जो भारत की जो प्राचीन रचनाएं थी, उन सब का ज्ञान अरब से और फिर अरब से यूरोप पहुंचाने का जो काम किया था वो अल-बर्नी के समय से किया जाता है। इसामी, फ्रेंड इसामी, इसने क्या लिखा था? इसामी के बारे में बात करें तो इसने तुगलकनामा लिखा था, तबकाते नासिरी लिखा था या फिर फुतुह उल सलातीन लिखा था। तो बताइए किसने क्या लिखा था? ये लिखा था इसने फुतुह उस सलातीन। इसामी वही है जिसने रज़िया सुल्तान की बहुत ज़्यादा आलोचना किया था और रज़िया सुल्तान के समय में इसके काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में लिखा गया था। तो ये इसामी ने क्या लिखा था? फुतुह उस सलातीन ने। अमीर खुसरो, जस्ट अभी हमने बात किया था, बताइए अमीर खुसरो ने, यहीं से फ्रेंड फिलहाल तो आंसर आपका निकल ही जाएगा। ठीक है, तो अमीर खुसरो ने लिखा था तुगलकनामा लिखा था, फिर मिनहाज उस सराज जिसने तबकाते नासिरी लिखा था। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमिलित सही है। यहाँ पे देखना है कि कुछ निर्माण कार्य करवाए गए थे और उसके साथ उनके जो इसने करवाया था वो दिया गया है किस सुल्तान के द्वारा, किस शासक के द्वारा ये महत्वपूर्ण निर्माण कार्य कराए गए हैं। तो इसमें हमें सही सुमिलित करना है। तो देखा जाए पहला हौज खास अलाउद्दीन खिलजी, सिटी फोर्ट इल्तुतमिश, कुतुब मीनार मोहम्मद बिन तुगलकाबाद अलाउद्दीन खिलजी। देखिए सी तो पहले निकाल दीजिए। आप सबको पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार की नींव रखी गई थी, तो ये तो हमारा हो गया। तो वैसे आंसर पे हम आ जाते हैं। तो हौज खास जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हौज खास का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, इनके बारे में जो बात करें, हौज खास को ही फ्रेंड हौजे अलाई कहते हैं। हौजे अलाई की एक तालाब था जो कि सिटी फोर्ट के पास बनवाया गया था। चूँकि सिटी फोर्ट की भी फ्रेंड जो स्थापना करवाई थी, जो सिटी फोर्ट बनवाया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, दिल्ली में बनवाया था सिटी फोर्ट का। ये मंगोलों के आक्रमणों से सुरक्षित रखने के लिए सिटी फोर्ट की स्थापना करवाई थी, सिटी फोर्ट को बनवाया था। और सिटी फोर्ट के आसपास ही इसने सीरी फोर्ट के आसपास इसने जो है हौज खास, जिसे हम हौजे अलाई कहते हैं, उसका इसने निर्माण करवाया था। ठीक है, और बर्नी ने, ठीक है, जिसने अभी बर्नी ने, ज़ियाउद्दीन बर्नी ने इसे, यानी कि जो आपका सीरी फोर्ट है, सीरी फोर्ट को इसने क्या किया था? शहर-ए-नौ। ठीक है, शहर-ए-नौ यानी कि नौ नगर की संज्ञा दी थी बर्नी ने। किसको? सीरी फोर्ट को, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। फ्रेंड अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजे का भी निर्माण करवाया था। कहाँ पे करवाया था? कुतुब मीनार के प्रांगण में करवाया था, जिसको हम कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। अलाई दरवाजे का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। कुतुब मीनार की फ्रेंड बात करें, कुतुब मीनार की जो नींव रखी गई थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखा गया था, परंतु उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो उनके दामाद और उनके गुलाम यानी कि इल्तुतमिश के द्वारा इसके निर्माण कार्य को पूरा करवाया जाता है। फिर उसके बाद जब आगे चलेंगे तो बिजली के कारण जो है ना, उसका ऊपर की जो मीनार है वो टूट जाती है, जिसकी पुनः मरम्मत करवाता है कौन? आपका अलाउद्दीन खिलजी करवाएगा। और अलाउद्दीन कह रहे हैं, फिरोज शाह तुगलक करवाता है। फिरोज शाह तुगलक उसकी मरम्मत करवा के एक मीनार और जोड़ देता है, जिसमें अभी वर्तमान में देखें तो 5 मीनार है। तो
इसमें फिर आगे जाएंगे तो सिकंदर लोदी के भी द्वारा इस कुतुब मीनार में क्या करवाया जाएगा, अपने कुछ पुनर्मरम्मत करवाया जाता है। तो कुतुब मीनार से 4 शासक जुड़े हैं, कौन कौन से, एक तो आपका गुलाम वंश के 2 शासक जिनका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, और फिर उसके बाद दूसरे कौन है, इल्तुतमिश है, फिर उसके बाद देखेंगे फिरोज शाह तुगलक आता है, और अंत में देखेंगे सिकंदर लोदी। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। और देखा जाए, और चलिए जो कुतुब मीनार की फ्रेंड जो वो रखा था, वास्तुकार था और जो पर्यवेक्षक था, उसका नाम बताइए, चलिए जल्दी से बताइए। तो कुतुब मीनार का जो वास्तुकार है और जो पर्यवेक्षक, उसका नाम है फजल अबुल माली, ठीक है। फजल अबुल माली जो है वो कुतुब मीनार का वास्तुकार और पर्यवेक्षक है। तुगलकाबाद फ्रेंड, तुगलकाबाद की जो स्थापना किया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं किया था, तुगलकाबाद की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। और इसी तुगलकाबाद के चारों ओर इसने क्या करवाया था, कृत्रिम झील का निर्माण करवाया था, और उसी कृत्रिम झील में इसका मकबरा, इसने अपना मकबरा बनवाया था। और बताइए किस शासक का मकबरा झील में है, सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा भी झील में है। और इसी कारण जो तुगलकाबाद में जो झील के चारों, जो तुगलकाबाद के चारों तरफ जो झील बनाई गई, उस झील में जो आपका गयासुद्दीन तुगलक का जो मकबरा है, उसे शेर शाह सूरी के मकबरे का पूर्वगामी कहा जाता है, ठीक है। पूर्वगामी कहा जाता है किससे, शेर शाह के मकबरे का, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें हो गई। और किससे जैसे अभी फिरोज शाह तुगलक की मैंने बात किया था, फिरोज शाह तुगलक ने भी बहुत सारे महत्वपूर्ण नगरों का निर्माण करवाया था, जिसमें देखा जाए फतेहाबाद हो गया, जौनपुर हो गया, हिसार फिरोज़ा हो गया, फिराज, और दिल्ली में इसने फिरोज शाह कोटला का निर्माण करवाया था। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। बाकी तो अभी मैं पढ़ाऊँगी आपको, जब हम दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत उनके स्थापत्य कला से संबंधित, उनके साहित्य कला से संबंधित, उनकी राजनीतिक व्यवस्था, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था, ये सारी चीज़ें जब मैं पढ़ूंगी तो आपको पढ़ाऊंगी, तो आपको अच्छे से समझाती भी चलूँगी। तो फ्रेंड, आज की क्लास यहीं तक। और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो 5 महत्वपूर्ण वंश हैं, उन सारे वंशों के अंतर्गत जो कुछ भी महत्वपूर्ण शासकों के द्वारा जो महत्वपूर्ण योगदान दिए गए थे, उन सारे प्रश्नों को हम लोगों ने देख लिया। उम्मीद करती हूँ आपको सीरीज़ अच्छी लगेगी। और फ्रेंड, आप अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि जितना ज़्यादा शेयर करोगे, जितना मुझे लाइक्स मिलेंगे और जितना आपके कमेंट्स आएंगे फ्रेंड, उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और जितना ही मुझे मोटिवेट आप करोगे ना, उतना ही और मैं पूरी और ज़्यादा कोशिश करूँगी आपके सामने अच्छे से अच्छी चीज़ों को एक्सप्लेन करना, ताकि आपका एग्जामिनेशन में कहीं से भी कोई क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ये मैं आपसे वादा कर रही हूँ। बस प्लीज़ थोड़ा मोटिवेट करिए, ठीक है। आपका मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग के लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं, रिटर्न तो यही मांगते हैं कि बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लाइक करो। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।